अब अपना डायलॉग थोड़ा चेंज करिए, एक डायलॉग से बोर हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, मैथिली में ओके, बोलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वॉट एवर, जस्ट चेंज योर वर्डिंग। एक ही चीज बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। नाउ, तो हम लोग अब आते हैं वापस स्टाफिंग पे। स्टाफिंग पे नहीं, अभी कहाँ पे थे हम लोग? ग्रेप वाइन पे थे। हाँ, तो ग्रेप वाइन इनफॉर्मल, हाँ तो मैं बता रही थी कि जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑफिस होता है, तो वो क्या, कैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन तब दिया जाता है, तो एक ऑथोरिटी लेटर होता है, कोई नोटिस इशू किया जाता है तो सिग्नेचर के बाद आपको इशू किया जाता है। तो वैसे में झूठ का इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा सिग्नेचर करने के बाद। वॉट एवर इज रिटेन इज वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऑफिस में या फिर आप जहां भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, उसमें झूठ, जब तक कुछ भी उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा, रोक के रखा जाएगा। क्लैरिटी के बाद ही, जैसे किसी का रिक्रूटमेंट लेटर है, वो क्या मजाक हो सकता है? नो मैम। नो मैम, वो नहीं हो मजाक नहीं सकता हो है, सकता मैम। वो मजाक नहीं हो सकता क्योंकि वो फॉर्मल लेटर है, वो कोई मजाक नहीं कर सकता आपका। किसी का प्रमोशन लेटर है, किसी का ट्रांसफर लेटर है, बंद होने का नोटिस है, ओपन होने का नोटिस है, ये सब क्या होते हैं? ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो है, और वो हमेशा ऑथेंटिक होता है। तो अब क्या है, तो फॉर्मल में तो र्यूमर्स नहीं हो सकता, लेकिन हम तो र्यूमर्स सुनते हैं आए दिन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आ जाने के बाद तो हम लोग ये ज्यादा ही देखते हैं कि लिखते हैं कोई भी उसको चेप देते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की कविता। अब वो हरिवंश राय बच्चन की कविता तो नहीं है, लेकिन अगर वो आप गलत भी फॉरवर्ड कर दोगे तो आपको कोई केस मुकदमा करने वाला है नहीं, क्योंकि दिस इज द इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये कोई आपका फॉर्मल तरीका नहीं है बातचीत करने का। अभी भी जो ऑफिस में फॉर्मल तरीका है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल तरीका है बातचीत करने का, वो लेटर्स, वो ईमेल, वो टेक्स्ट के ही माध्यम से है। अभी भी ये व्हाट्सएप और शॉर्ट मैसेजेस नहीं चलते हैं वहां पे, दे आर नॉट गेट एक्सेप्टेड ओवर देयर। तो ये जो आपका इनफॉर्मल तरीका है बातचीत करने का, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि गॉसिप और र्यूमर्स बढ़ सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे कुछ भी र्यूमर, कुछ भी न्यूज आ गया, कोई भी किसी की लिखी हुई कविता को अपने नाम से भेज रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और हम भी धड़ल्ले से उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं विदाउट चेकिंग कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। इसी तरह कोई इंफॉर्मेशन, अच्छा अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कोविड में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक वो होता है कि न्यूमोलाइजर से आप ऑक्सीजन का वो सप्लाई फुलफिल कर सकते हैं। कोई ऑथेंटिक इसके पीछे रिसर्च नहीं है, कोई ये सत्यापित बात नहीं है, लेकिन ठीक है, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, तो जो मर्जी आप वो कर दीजिए। और पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग, क्योंकि ऐसा पैनिक और फियर का एटमोस्फेयर है, अनसर्टेनिटी का एटमोस्फेयर है कि लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये र्यूमर को इसी से जल्दी से क्या होता है, गलत अफवाह जो फैलता है ना, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा फैलता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। समझ में आया प्रत्यय? यस मैम, यस। उसी पॉइंट के ठीक है। ऊपर मैम एक प्रेडिक्टेबिलिटी है मैम, सॉरी, रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ हाँ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो बस हाँ, प्रेडिक्टेबिलिटी का ठीक है, हिंदी बता। करेक्ट करेक्ट, मैं बताती हूँ। प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी, क्यों बताऊं मैं तुम्हें प्रेडिक्टेबिलिटी का? प्रेडिक्शन का हिंदी? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, अनुमान लगाना में। फोरकास्ट, प्रेडिक्शन करना, गेसिंग। अनुमान लगाना, गेस करना। अनुमान लगाना। तो प्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि जो आपके प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल जो है, आपको पता ही नहीं कि अगला क्या कर देगा, अगला क्या बोल देगा, अगला आएगा कि नहीं आएगा। सिंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में श्योर है, अगर कोई छुट्टी पे लेगा, मान लो किसी दिन ऑडिट है या किसी दिन बहुत जरूरी काम है, तो आप पहले से बोल देते हो कि सबका आना कंपलसरी है, और आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो कि अगर कोई नहीं आया तो आप उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, आप उनको पेनलाइज कर सकते हो, आप उनके एक दिन के जगह पे 2 दिन का सैलरी कट कर सकते हो, और आप उन पे कंट्रोल रख सकते हो कि उनका आगे से जो कंडक्ट होगा वो आपके कंट्रोल या आपके हिसाब से होगा, राइट। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, पूजा पाठ में किसी ने बुलाया, मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए, कोई कंट्रोल है? नो मैम, वो कोई अपने नो मन मैम। के ऊपर। प्रेडिक्टेबिलिटी है कि कितने गेस्ट आएंगे? ठीक है, हमने गेस्ट को बुला लिया, फॉरगेट अबाउट पैंडेमिक राइट नाउ, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल सिचुएशन की कल्पना कर लेते हैं, और हम लोग बुला लिया, लेकिन हम फिर भी बोल नहीं सकते कि ठीक है अभी 100 लोग बोल के आए कि बारात में आएंगे, लेकिन पता नहीं 150-200 भी आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, जिसको मन करे उठ के चले आए। तो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो हम हमेशा 10-20 का ज्यादा तैयारी करते हैं, 50 लोगों का अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं ना। दिस इज वाई यस मैम। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ग्रुप्स में, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है।
यस मैम। प्रत्यय और कुछ यस। क्वेश्चन? नो मैम, नो मैम, नो मैम, बस यही दोनों पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, गुड। अब हम लोग आज स्टाफिंग शुरू कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग क्या है? मैं आई मैम। स्टाफिंग इज, हाँ बोलिए, बोलिए, ओवरऑल स्टाफिंग क्या है? Staffing is finding the right people for the right job by following a series of steps and include training and development. ठीक है, सही है। स्टाफिंग एक्चुअली क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसको कॉम्पिटेंट पीपल से कैसे आप भरेंगे, कैसे उस वैकेंसी को फिलअप करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ये प्रोसेस स्टाफिंग है। और इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि अभी ऋतिक ने बोला कि ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसका पार्ट है। तो ये सारा प्रोसेस को अगर हम एक साथ क्लैप करके बोले तो हम इसको स्टाफिंग बोल सकते हैं। यानी यू विल मेक श्योर, थ्रू स्टाफिंग विल मेक श्योर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबल और कॉम्पिटेंट लोग हैं हर एक पोजीशन पे, जहां पे उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम करने के लिए, उस पे उसको वो परफॉर्म करने में कैपेबल है। तो इसको डिफाइन किया गया स्टाफिंग को, मैकफार्लैंड ने जो डिफाइन किया है, बोला स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक फंक्शन है जिससे मैनेजर्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, ग्रुप को, स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। कैसे? तो सीरीज ऑफ एक्टिविटी को क्या क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज कैपेबल एम्प्लॉयज, यानी कि इंडिविजुअल्स का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप करके उनको कैपेबल एम्प्लॉय में हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगेन दूसरा है नूज एंड ओडोनियल का, वो क्या है, स्टाफिंग इज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, रिटायरमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू नूज एंड ओडोनियल ने बोला कि स्टाफिंग में सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आ जाते हैं, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जितना भी होता है, रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, कॉम्पनसेशन हो, कॉम्पनसेशन मतलब रेम्यूनरेशन, सैलरी देना उनको, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, प्रमोशन हो, या फिर रिटायरमेंट है, सेपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन से, तो यहाँ भी प्लान करना पड़ता है कि वो कब कैसे सेपरेट होगा, सेपरेशन के समय उनको कौन कौन सी लाइबिलिटी है, कौन क्या क्या उनका जो बेनिफिट्स है जो उनको प्रोवाइड होना चाहिए, जैसे पीएफ था पहले, पेंशन फंड था, उसके बाद अभी भी है हमारा ग्रेचुइटी फंड है जो हम उनको देते हैं, उनका जो भी जमा किया रहता है पीएफ में, अगर वो कुछ अमाउंट होता है तो वो हम उनको पे करते हैं। लीव जो इनकैशमेंट नहीं हुआ रहता है तो लीव को इनकैश करके हम उनको देते हैं। तो जो भी हमको देना होता है विल रिटायरमेंट के टाइम में, वो सारा कुछ स्टाफिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इन सब चीजों से कि स्टाफिंग ओवरऑल क्या है, कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्पिटेंट पर्सन से, टैलेंटेड पीपल से कैसे आप भरेंगे और काम करवाएंगे। एंड जब आपका काम हो जाएगा एंड द पर्सन वांटेड टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रेजिग्नेशन और ही अचीव्स द एज ऑफ सुपर एनुएशन, जिसको हम बोलते हैं कि रिटायरमेंट के एज पे आकर के रिटायरमेंट होना, उसका सुपर एनुएशन उसको बोलते हैं। तो वो जब भी होगा तो आप उसके लिए अभी आपके पास प्लानिंग है कि रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट आपको क्या क्या उनके लिए करना है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इट फैसिलिटेट्स डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पीपल टू टेक अप वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग में इसीलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर्स डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना, किसके, जो कि हमने बाद में देखा। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा स्टाफिंग का, इसमें फंक्शंस बहुत सारे होंगे, स्टाफिंग में ऑल टुगेदर फंक्शंस ही बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंस की क्यों जरूरी है, समझ में अभिषेक आया? रंजन रोल नंबर, यस मैम। क्या हुआ, क्या हुआ अभिषेक अभिषेक रंजन रोल को? नंबर 15 वेटिंग रूम में है, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रतीक्षा गृह से अनुमति दिया जाए। चलो दे दिया अनुमति। नाउ
तो इट फैसिलिटेट्स डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पीपल। आपसे इससे क्या होता है, स्टाफिंग के थ्रू आपको आसानी से कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पीपल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल सकते हैं। सेकेंड है, इट इनहांसेस प्रोडक्टिविटी बाय प्लेसिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब। ऑब्वियसली ये सब तुम्हें पता है, ये सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी स्टाफिंग हेल्प करेगा, क्योंकि जिस काम में जो कॉम्पिटेंट है आप उस आदमी को उसी काम के लिए रिक्रूट करके उसी काम पे प्लेस कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप गलत प्लेसमेंट कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी निगेटिवली इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। थर्ड है, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर, यानी कि मैन पावर प्लानिंग। फ्यूचर में आपकी क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है ह्यूमन रिसोर्सेज की, इसको भी ये एस्टिमेट करके बताता है। इसको भी ये बताता है कि फ्यूचर में कितने लोग आपको चाहिए होंगे उस काम को करने के लिए। इसीलिए आप मैन पावर प्लानिंग करते हैं, ताकि 6 महीने बाद, साल भर बाद जो आपका एक्सपेंशन का प्रोग्राम है या आपकी कंपनी ग्रो करने वाली है या नया ब्रांच खोलने वाली है, तो क्या करेंगे आप, रिक्रूटमेंट और हायरिंग करेंगे। इसीलिए आप मैन पावर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इस आपको एक फ्यूचर एस्टिमेट भी बनाने में हेल्पफुल होता है। फोर्थ, इट प्रिपेयर्स द पर्सनल टू ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? इसका मैम नहीं समझ में आया कुछ? फोर्थ पॉइंट है ना ये, इट प्रिपेयर्स द पर्सनल टू ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टाफिंग के हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज को प्रिपेयर कर सकते हो प्रमोशन के लिए, आगे के पोजीशंस के लिए, टॉप पोजीशंस के लिए। कैसे? क्योंकि इफ यू हैविंग द स्टाफिंग टेबल, आपके पास अगर पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस तैयार है, तो आप हायरिंग जब करते हैं तो हम इंटरनल सोर्सेज से भी करते हैं। तो हम इंटरनली जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, उनको आप बोल सकते हैं कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, आप ऊपर प्रमोट कर दिए जाओगे और हम लोअर पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये एक तरीके का मोटिवेशन होगा, कंपनी के प्रति लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। तो ये सब भी होता है। तो आप स्टाफिंग के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए। समझ में आया? यस मैम। नहीं समझ में आया तो आगे जब तक हम पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। It helps the organization to make the best use of existing workforce. ये अच्छा ठीक है, एक बीच में रह गया। It helps development of people through the programs of training and development, यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी स्टाफिंग का ही एक हिस्सा है कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको आप ट्रेन करिए, और डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप उनको डेवलप करिए, कैसे कैसे, तो जॉब रोटेशन से, जॉब इनरिचमेंट से, उनको थोड़ा थोड़ा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा करके प्रिपेयर देम फॉर द हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उनको डेवलप कर सकते हैं। सिक्स्थ है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है आपके पास, जो अभी आपके पास है, सबसे पहले तो ठीक है हमको रिक्रूटमेंट करना, हमको और सारे लोगों को भी लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी जो है उनको भी आप क्या करिए, बेस्ट यूटिलाइज करिए। कैसे? जो जिस आदमी का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में उसके पास डिग्रीज है या एक्सपीरियंस है, उस काम को असाइन करके आप उसके रिक्वायरमेंट को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसको और ज्यादा उसके प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं या फिर उसके काम को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? विकसित कर सकते हैं। यस हाँ। सेवेंथ है, सेवेंथ पॉइंट होगा ना, हाँ, इट इंश्योर्स एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऑब्वियसली जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं, अच्छा रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग के टाइम एक और होता है जॉब इवैल्यूएशन। हम लोगों ने आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बताया है, लेकिन शायद मैंने आपको जॉब इवैल्यूएशन नहीं बताया है, वो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि अभी जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं तो हम एम्प्लॉयज के वर्थ को आंकते हैं कि एम्प्लॉयज कितना वर्थ है, एम्प्लॉय में कितना कॉम्पिटेंसी, वो कितना काम करता है, और उसके बेसिस पर हम उसके रेम्यूनरेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। राइट?
हम उसको प्रमोशन देते हैं। जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, जॉब के वर्थ को आइडेंटिफाई करना होता है, जॉब कितना वर्दी है, यानी कोई जॉब कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है, या कितना ज्यादा दिमाग खपाने वाला है, क्या सबके बस की बात है। तो वो जॉब जो रूटीन नेचर का है, जो सबके बस की बात की है, उस जॉब को क्या होगा, उसका जो जब हम जॉब इवैल्यूएशन करेंगे तो उसका कम वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो उस जॉब के लिए जब हम पोस्टिंग करते हैं तो सैलरी करते ना 20 से 25, 15 से 22, इस तरीके का सैलरी रेंज रखते हैं ना हम, यानी वो यस बहुत मैम। ज्यादा वर्दी नहीं है। लेकिन यही जब हम हायर लेवल के लिए, ज्यादा चैलेंजिंग काम के लिए जब रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था अभी ऑर्गेनाइजिंग में, कि जब हम स्टाफ अथॉरिटी को रिक्रूट करते हैं तो क्या हो जाता है, सैलरी उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो काम भले ही कम करे लेकिन दे आर डूइंग वेरी चैलेंजिंग टास्क, वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अगर वो फेल कर गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम चौपट हो जाएगा, राइट। इसीलिए वो बहुत यस चैलेंजिंग मैम। टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उसका रेम्यूनरेशन भी हाई हो जाता है। तो जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पर भी आप जॉब के वर्थ के बेसिस पर जॉब किसी भी पोजीशन का सैलरी डिसाइड होता है। और फिर जब हम ग्रोथ देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, तो आदमी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर देते हैं, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर देते हैं। तो इक्विटेबल रेम्यूनरेशन में आपको ये हेल्प करता है स्टाफिंग कि इक्विटेबल रेम्यूनरेशन मतलब जस्टिफिएबल रेम्यूनरेशन, न्यायपूर्ण, जो तर्क संगत होना चाहिए। जितना काम लिया, जिस तरीके का काम उसने किया है, वैसे ही उसको सेटिस्फैक्टरी सैलरी या रेम्यूनरेशन आपको देना चाहिए। 8, और इसमें ये आपको हेल्प करेगा, it results in high employee morale and job satisfaction by placing the right people on right job। obviously जब हमने लोगों को गलत जगह पे प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, एचआर के पीपल को उनका अकाउंट्स काम में में मन प्लेस नहीं कर दो, लगेगा वो मैम। नौकरी जो छोड़ करके भाग जाएंगे यार, नौकरी छोड़ करके भाग जाएंगे, कितनी भी जरूरत से नौकरी को कर ही नहीं पाएंगे, पता है ना, नहीं कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे, उनको पता नहीं, समझ में नहीं आता ये बैलेंस शीट कैसे होता है, फंड फ्लो कैसे करेगा भी तो तैयार मैम किया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा मैम, टाइम वेस्टेज रिसोर्स कंज्यूमिंग ज्यादा होगा होगा, मैम, बहुत ज्यादा वेस्ट तो उसको होगा, एफिशिएंसी समझ नहीं ही होगा गलतियां नहीं बहुत आएगा ज्यादा कंपनी हो में तब। मैम। सकती है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो आदमी कहीं दूसरी जगह बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता था, जिसको आप गलत यूज करें तो बिल्कुल जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, लो मोरल रहेगा, और कहीं कभी ना कभी वो क्या करेगा, अपने लिए दूसरा जॉब सर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। 9th and last, it makes the top management aware of the requirements of manpower arising from transfer, promotion, turnover, retirement। ठीक है, ये जितना भी टर्म है मैन पावर, ये क्या है, स्टाफिंग के थ्रू टॉप मैनेजमेंट को अवेयरनेस हो जाती है कि रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ कितनी है मैन पावर की। कैसी रिक्वायरमेंट, एक तो हमने कहा फ्यूचर, अगर आपका ग्रोथ या एक्सपेंशन होना है तो आप मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ क्या है, कैसी मैन पावर है, ड्यू टू दोज रिक्वायरमेंट्स व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पीपल। ठीक है ना, अभी इस ब्रांच में 10 लोग हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे ब्रांच में, 5 आदमी को ट्रांसफर कर दिया, तो और कितने लोग इस ब्रांच के लिए चाहिए और कितने लोग दूसरे ब्रांच के लिए चाहिए। ट्रांसफर के फलस्वरूप भी तो कोई जगह वेकेंट होता होगा ना, तो उस वेकेंट पोजीशन को भी तो हम फिल करेंगे। तो ट्रांसफर के थ्रू, प्रमोशन यानी एक लेवल से दूसरे लेवल, हायर लेवल पे जब हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देते हैं तो लोअर लेवल पे वैकेंसी क्रिएट होती है। एंड टर्नओवर मतलब जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे, किसी और जगह जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, आपके यहाँ छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो टर्नओवर की वजह से भी वैकेंसी क्रिएट हुई। रिटायरमेंट मतलब नेचुरल वे में वो रिटायर कर गए, छोड़कर नहीं गए, पूरा 60, 62, 65 जो भी उनका है ड्यूरेशन, उतना साल उन्होंने काम किया, और नाउ दे रिटायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो रिटायरमेंट के कारण भी वैकेंसी होगी। एंड समटाइम्स विच इज अनप्रेडिक्टेबल डेथ, जो आप अपने कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग पीरियड में, वर्किंग टेन्योर में जब वो गुजर जाता है, तो भी जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसको भी, तो ये सारे प्रेडिक्टेबल और नॉन प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स है जिसके कारण किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी क्रिएट होता है। और इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को आइडिया लगता है कि और हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा मैन पावर का, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इन सब वजहों से क्रिएट होता है। ठीक है, यस मैम। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब प्रोसेस में आते हैं। जब स्टाफिंग प्रोसेस हमने आपको बताया था तो वो डिफरेंस में आपने देखा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि ऑलवेज स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द आइडिया, इफ यू डोंट हैव द डेटा दैट हाउ मच पीपल यू रिक्वायर्ड फॉर विच ब्रांच, फॉर विच डिपार्टमेंट, हाउ यू कैन गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।
नहीं जा सकते हैं ना अगर आपके पास डेटा ही नहीं रहे कि कितने लोगों की जरूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस डेजिग्नेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या उसके पास क्या होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, क्या इसका एक्सपीरियंस या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब आपके पास रहेगा तभी तो आप रिक्रूटमेंट के लिए जा सकोगे ना। तो मैन पावर Yes, प्लानिंग ma'am. यही करता है। प्लान पावर प्लानिंग टेल्स यू कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वजह से जो भी वैकेंसी क्रिएट हुई है या आप नया एक्सपेंशन कर रहे हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, रिवर्स मैन पावर प्लानिंग होगा, निगेटिव होगा, रिट्रेंचमेंट करना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा नोटिस दे करके। आप ये भी कर सकते हैं, नोटिस देने के बाद ले ऑफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वी आर नॉट इन सच पोजीशन कि हम आप सबको सैलरी दे सके, दैट्स व्हाई वी हैव प्लानिंग टू ले ऑफ सम ऑफ द रिट्रेंच सम ऑफ द पीपल। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में फर्क है, ले ऑफ सीजनल होता है, ले ऑफ इज नॉट कंप्लीट टाटा बाय बाय, राइट, इट इज सीजनल सेपरेशन फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं, सपोज करो कि हम शुगर केन इंडस्ट्री का लेते हैं एग्जांपल, या इस तरीके का, और वूलन इंडस्ट्री का भी ले सकते हैं जो विंटर में बहुत ज्यादा डिमांड में होता है लेकिन समर में इनका डिमांड ज्यादा नहीं होता है, तो ये सीजनल कंपनीज हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ले ऑफ करते हैं, सीजनल वे पे ले ऑफ करते हैं, जब सीजन होता है तो सारे लोगों को बुला लेते हैं, काम करते हैं, और जब सीजन ऑफ हो जाता है तो दे विल गिव देम 15% ऑफ द सैलरी और सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी, और क्या करते हैं, उनको बोल देते कि फिर हमें जब जरूरत होगा हम बुला लेंगे, अभी हमारे पास काम नहीं है इसीलिए आप घर बैठिए, हम आपको थोड़ा बहुत पैसा जो भी है, मेरे ख्याल से 15% ही होता है, वो पे हम आपको करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ले ऑफ होता है, लेकिन रिट्रेंचमेंट का मतलब फाइनल फुल एकदम कंप्लीटली सेपरेट हो जाना, कि हमारे पास अब फ्यूचर में भी कभी काम आने का आसार ही नहीं है, और मेरा डेली का जो कॉस्ट है वो मैं बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके सैलरीज नहीं दे पा रहा हूँ, दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू रिट्रेंच फ्यू पीपल, ठीक है। तो वो कंप्लीट सेपरेशन होगा। तो ये भी हो सकता है मैन पावर प्लानिंग में, अगर आपका अगर बुरा वक्त है ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी अगर अपने आप को वाइंड ऑफ करना चाह रही है तो क्या कर सकती है, वो नेगेटिव मैन पावर प्लानिंग कर सकती है, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ फेज वाइज करके अपने मैन पावर को रिड्यूस कर सकती है। समझ में आया? तो जब हमें नंबर ऑफ पर्सन हमको कितना चाहिए ये हमको पता रहेगा, तो एग्जिस्टिंग जो नंबर है और फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बीच का डिफरेंस पता कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने लोग और एक्स्ट्रा रिक्रूट करना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा। समझ में आया? मैन पावर प्लानिंग में जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से, फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, ठीक है ना, पर्पस क्या होना चाहिए इसका, क्या आप ग्रोथ करने वाले हैं, क्या आप दूसरी जगह किसी से अलायंस करने वाले हैं, कोई ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, किसी दूसरे का देश में जाकर के अपनी कंपनी खोलने वाले, वॉट एवर इज योर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेसिस पर आप मैन पावर प्लानिंग करेंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ skills and expertise required to achieve the organizational objective। अब आपको जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गया है, now what will you think? You think about the क्या कैसे हमको एक्सपीरियंस, किस स्किल सेट के किस तरीके के लोग हमको चाहिए ताकि हम क्या कर सके, उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर उसको, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, हम वैसे लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट होगा, अब एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स, मान लो आपको और ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो आप करंट ह्यूमन रिसोर्स से कंपेयर करिए अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को, एंड देन वी कम टू नो कि हमको और कितना एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान टू मीट द एंटिसिपेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज नीड। अब आप क्या करेंगे, फाइनली एक्शन प्लान रिवाइज करेंगे कि आपको किस किस सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करना है, लोगों को हायर करना है, ये सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मैन पावर प्लानिंग में अभी तो आप लोग शॉर्ट में पढ़े, इसके अलावा भी वो स्टाफिंग टेबल होता है, मार्कअप्स एनालिसिस होता है, ये सब जरिया है मैन पावर प्लानिंग करने का। आपको इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, स्टाफिंग आपको बस एक इंट्रोडक्टरी है चैप्टर, इसीलिए मे भी थर्ड सेमेस्टर में HRM पढ़ना है और वहां पे ये सब डिटेल में आएगा, ज्यादा डिटेल नहीं होगा, ऑलमोस्ट 80% यही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस होगा, ठीक है। जैसे अब रिक्रूटमेंट पर होगे तो यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मैन पावर प्लानिंग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये समझ में आया? नेक्स्ट
रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अब क्या है, अभी आपके पास मैन पावर प्लानिंग हो गया है। द सेकेंड फंक्शन इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या, ये क्या करता है कि ये एक्चुअली दिस इज द वर्क ऑफ अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ पीपल, ठीक है ना। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचने का काम है रिक्रूटमेंट में। और किस तरीके से आप अपना एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं, किस तरीके से आप जॉब वैकेंसीज को पब्लिश करते हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया में, या पैम्पलेट या किसी भी और सोर्सेज से, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या करें, क्वालिफाइड लोग, जिस तरीके की आपके पास वैकेंसीज है उस वैकेंसीज के लिए जो क्वालिफिकेशंस के लोग आप ढूंढ रहे हैं, वो अधिक से अधिक कैंडिडेट अप्लाई करें, है ना। ऐसे ही डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर सोर्सेज इज द मेन टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट का मेन टास्क क्या है, टू इंक्रीज द pool of competent people which is required in the organization to fulfill the organizational goals। organizational goals को अचीव करने के लिए जो भी हमको, जिस तरीके का भी हमको स्किल सेट चाहिए, टैलेंट चाहिए, उस तरीके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को अट्रैक्ट करना रिक्रूटमेंट कहलाता है, ठीक है। यस मैम। एक और डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट का, मैं आपको बता दूं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द जॉब वैकेंसी, एनालाइजिंग द जॉब वैकेंसी, एनालाइजिंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स, रिव्यूइंग एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट क्या है, मतलब आपके पास किस किस तरीके का जॉब वैकेंसी है, ठीक है, उस वैकेंसी के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब जो वो पूछ रही थी ना, जॉब स्पेसिफिकेशन एक दिन मोनिका, वो यही है, ठीक है ना। जब जॉब एनालिसिस आप करेंगे तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होता है, मैंने उसमें बताया था, जल्दी बताइए। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है मैम? उसमें मैम डिटेल्स होता है मैम जॉब का। जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली रिक्रूटमेंट से पहले पॉइंट एक बार और बता दीजिए, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है दैट डिसाइड्स द ड्यूटीज यू हैव टू परफॉर्म। जैसे एक एचआर टीचर है, ठीक है ना, एचआर के टीचर को क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर इकोनॉमिक्स के टीचर है तो उनको क्या क्या पढ़ाना होगा, उनकी क्या क्या ड्यूटी, एलिजिबिलिटी इज द पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। खैर, आपका क्या क्या काम होगा, क्या क्या ड्यूटी होगा, वो जॉब डिस्क्रिप्शंस में रहेगा कि आपको, ठीक है, छोटा सा लेते हैं, कुक का जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, खाना बनाना, डिनर बनाना, प्लेट अरेंज करना, डाइनिंग टेबल सजाना, फिर से प्लेट्स को अच्छे से उसको धो धा के रख देना, किचन को एकदम अच्छे से क्लीन करना, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ना, दैट बिकम्स जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कुक। अच्छा, अब उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो स्पेसिफिकेशन होगा एज वाइज, ठीक है ना, इस एज ग्रुप का हमको कुक चाहिए, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है, आप कह सकते हैं अपना अपना अपने हिसाब से ये आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या क्या बनाना आना चाहिए, तो इंटरनेशनल आना चाहिए, चाइनीज कुजीन आना चाहिए, नेशनल इंडियन कुजीन आना चाहिए, और भी जो भी है कॉन्टिनेंटल जो डिशेस होते हैं वो बनाने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको और क्या आना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके फूड का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेस्टोरेंट में, या किसी घर के कुक का बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, थोड़ा हाई फाई कुक का बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहे थे, हाँ, उसके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी होटल में, या किसी एटलीस्ट इंटर्नशिप करना चाहिए किसी भी 3 स्टार या 4 स्टार होटल में, उसके पास इंटर्नशिप होना चाहिए, उसका एज ये होना चाहिए, उसको कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा, मे बी उसको किसी फॉरेन कंट्री में काम करना है तो फिर वहां का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भी उसको शायद एक्सपर्ट होना चाहिए, मे बी, ठीक है ना। तो ये सब स्पेसिफिकेशन में लिखा रहेगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए उस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये पार्ट जहां पे हम लिखते हैं उसको जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और आपकी ड्यूटी क्या क्या रहेगी, एज ए शेफ, एज ए कुक, आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, ये जो हम जहां पे लिखेंगे उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यही है जॉब एनालिसिस, जो हमने कहा कि ये इट क्रिएट्स जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन आप तैयार करते हैं की पोजीशंस के लिए, एंड देन रिव्यूइंग द एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं कि किस किस तरीके के एप्लीकेशंस हमको आया है, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, एंड फाइनली
इसके बाद का प्रोसेस तो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट में है ही। ठीक है, यस मैम। ठीक है। देखो ये रिक्रूटमेंट खत्म करके मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, 1 मिनट। मुझे स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ है। यस मैम। नाउ ये डेली ऑर्डर ने जो रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया है, डेली ऑर्डर के हिसाब से, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द सोर्सेज ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल एंड to employ effective measures of attracting the manpower in adequate numbers to facilitate effective selection of an efficient working force। मतलब वर्किंग फोर्स मतलब क्या हुआ? काम करने वाले efficient workforce को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? when you have a number of adequate number of applicants, है ना? डिस्कवरी करना है किसको? रिक्वायर्ड मैन पावर को, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफिंग शेड्यूल, यानी कि जितना आपको स्टाफिंग में, जितना आपने देखा है कि हमको इतना मैन पावर चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यू विल डिस्कवर द प्रॉपर टैलेंट पूल। ठीक है ना? एंड देन इफेक्टिव मेजर्स यू विल अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग द मैन पावर, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से, कहाँ से हम ये मैन पावर को रिक्रूट कर सकते हैं? कैंपस से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, हेड हंटिंग के थ्रू, या फिर आप इंटरनल सोर्सेज से, एम्प्लॉय रेफरेंस के थ्रू, ई पोर्टल के थ्रू, कंसल्टेंसीज के थ्रू, whatever sources you can use to increase the number of applicants, and then finally you will select the effective workforce, right? उसके बाद सिलेक्शन क्या है? अभी तो ये शॉर्ट में है। सिलेक्शन इट इज अ probably the most critical, क्योंकि ये it is known as a negative process, while recruitment is positive process. You have to increase the number of applicant, and here you keep on screening, you keep in shortlisting the number of applications, and then coming up the most suitable bunch of the applicants, right? This is, and not even those are get all of those suitable bunch are got selected. आपको उसमें से भी क्या करना पड़ेगा? फिर हर स्टेप पे, सिलेक्शन का जब हम स्टेप्स करेंगे तो हर स्टेप पे क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करके जो मोस्ट इफेक्टिव होगा, जो मोस्ट इफिशिएंट रहेगा, उसको सिलेक्ट करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे। ठीक है? एंड देन ट्रेनिंग, जिसको आप ले आए हैं उसको पास ओके, उसके पास दे हैविंग देयर बैकग्राउंड, दे हैविंग देयर नॉलेज, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का अपना तरीका होता है, तो आप उससे कैसे उनको कन्वर्सेंट करेंगे? आपको 5 डेज, 1 वीक, 10 डेज या 1 मंथ का ट्रेनिंग देना पड़ सकता है अपने, कभी कभी 6 मंथ्स का भी ये ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद आपका कंफर्मेशन होता है कि नाउ यू आर कंफर्म्ड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको डिफरेंट तरीके का नॉलेज और स्किल इम्पार्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सके। ठीक है? एंड देन फाइनली प्लेसमेंट। हाँ बोलो ऋतिक, बोलो। मैम ट्रेनिंग का मैम 2 पार्ट होता है ना मैम, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, वो अभी हम ट्रेनिंग जब डिटेल में पढ़ेंगे ऋतिक, तो मैं ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब के बारे में बताऊंगी। होता है 2 पार्ट, और ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मैम हेड हंटिंग क्या होता है? हेड हंटिंग क्या होता है बताती हूँ। मैंने हेड हंटिंग पहले भी बताया हुआ था सौरभ, किसी को याद है हेड हंटिंग क्या बताया था मैंने? यस मैम। बताइए मैम, एक कंपनी का कोई जो है रिक्रूटर, वो दूसरे कंपनी के लोगों पे नजर रखता है कि वो, और उसको अलग अलग टाइप का देते रहता है, वो आप उसके कंपनी में नॉर्मली जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मैं फिर से बता दूं, सही बोल रहे हो, तुम्हें याद है, जो 2 कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, मे बी दे आर एक्टिंग एज ए कॉम्पिटिटर, है ना, दोनों में काफी क्लोज कॉम्पिटिशन होगा बिजनेस को लेकर के। तो यहाँ पे अगर मान लो आईसीआईसीआई बैंक को किसी फलाने जोन के लिए कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, नॉर्मली ये टॉप पोजीशंस के लिए या हायर मिडिल लेवल के लिए किया जाता है, तो उसको पता होता है अपने कॉम्पिटिटर्स के पास कौन है जो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, किसका है जो पकड़ बहुत ज्यादा कस्टमर में, कौन बहुत ज्यादा बिजनेस करता है। आपको कस्टमर का पूरा, अपने कॉम्पिटिटर का पूरा चिट्ठा अपने पास रखना होता है, ठीक है, एज ए प्रोफाइल। अब आप क्या करते हो? आप लगे हो उस आदमी के पीछे, ठीक है ना, उस एरिया मैनेजर के पीछे या उस जोनल मैनेजर के पीछे, उसको कभी बुलाओ, कॉफी पे बुलाओ, कभी कहीं बाहर मिलो उससे,
अब आप उससे बात करोगे ठीक है आप क्या 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 करते हैं, किस तरह की फैसिलिटी आपको दी जाती है, उसमें हम उसमें आपको 8 गुना 10 गुना 5 गुना ज्यादा बढ़ा करके सैलरी दे रहे हैं। कुछ हमने आपको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स देना शुरू कर दिया टू अट्रैक्ट, ठीक है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने के लिए। कई बार ब्रेक हो जाता है ये डील और वो वहां से रिजाइन करके आपके यहाँ ज्वाइन कर लेता। ऑब्वियसली वो आदमी जब आपके यहाँ ज्वाइन करेगा तो उसका जितना अपना क्लाइंटेल होता है, जितना भी उसका क्लाइंट पूल होता है, वो एचडीएफसी से मूव करा लेगा।